बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हायर आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। इसके लिए बुक एक तो डीजी जिल की आप बुक भी कंसल्ट कर सकते हैं, या उसके अलावा अगर आप एसएम यूसुफ की मैथमेटिकल मेथड की जो बुक है बीएससी लेवल की, उनके भी चैप्टर नंबर 9 और 10 आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक्सरसाइज के लिए। बहुत सारी एग्जांपल्स भी वहाँ पे मौजूद हैं और एक्सरसाइज भी है, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। जितना मेरी असेसमेंट है तो पीडी में से चीज़ें आती हैं, लीनियर नॉन लीनियर की पहचान, उसका डिग्री एंड ऑर्डर, सेपरेबल इक्वेशंस, एग्जैक्ट इक्वेशंस, और इस टाइप की जो है वो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं पेपर में। बहरहाल हम इसको पूरा ही स्टडी करेंगे ताकि कोई चीज़ हमारी मिस ना हो। बाकी प्रैक्टिस आप लोगों पे है कि वो आप लोगों ने करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जिस तरह आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब डेरिवेटिव कैसे इन्वॉल्व हो कि जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसका जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। यानी कि ये कंडीशन नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि विद रिस्पेक्ट टू कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो हम आगे चल के इसकी टाइप डिस्कस करते हैं। यानी कि जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे वाई जो है ये क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, जिस तरह आपने पीडी के केस में पढ़ा है, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। फ़र्ज़ करें ये कोई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, ठीक है, दोनों में यू ही है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, यहाँ के दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल ये बात कर रहे हैं कि कैसी इक्वेशन जो कि इन्वॉल्व करे डेरिवेटिव को, कैसा डेरिवेटिव, उस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। फिर हम इसकी फर्दर टाइप्स भी देखते हैं। पहले तो ये कुछ एग्जांपल दी गई हैं आपको, आप इन्हें देख सकते हैं। ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अच्छा, फिर जो है यहाँ से ही हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ वन हो, एन इक्वेशन हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर एक होगा तो उसको हम कहेंगे ODE, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। इसी तरह हमारे पास होती है PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, वन नहीं होता, मोर देन वन होते हैं, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, ये तो हमारे पास दो मेजर टाइप्स आ गई किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ODE एंड PDE। अच्छा, यहाँ पे अगर ये 1 2 3 4 5 हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इनको अगर हम देखना चाहें तो पहले में देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, इसमें भी एक है, ये भी OD है, ये भी OD है, ये भी OD है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, ये PD है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, वो 3 है, तो ये भी क्या है, PD है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो OD, अगर एक से ज़्यादा हो तो PD। अच्छा, उसके बाद जो है ये नीचे वही डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि 1 2 3 जो हैं वो ODs हैं और 4 एंड 5 PDs हैं। ओके हो गया। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, ठीक है, वो आपका ऑर्डर होता है। अब अगर इक्वेशन में आपने 2 डेरिवेटिव लिया है तो उसका ऑर्डर 2 होगा। अगर आपने 3 डेरिवेटिव लिए हुए हैं तो उसका ऑर्डर 3 होगा। अगर इसी तरह एक डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर जो है वो 1 होगा। अब अगर पहली इक्वेशन में देखें तो सिंगल डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर जो है, इसको मैं O लिखूंगा, ये 1 है। सेकंड में देखते हैं ऑर्डर कितना है जी, डबल डेरिवेटिव है, 2 है। थर्ड में देखते हैं ये सिंगल डेरिवेटिव है, देखें पावर्स और वो और चीज़ें, हमने डेरिवेटिव देखना है। ये क्या है, डबल डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर भी 2 है। यहाँ पे सिंगल है 1 है, यहाँ पे डबल है, ठीक है ना, ये देखें ना, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 है। सिमिलरली अगर हम देखें कि व्हाट इज डिग्री, तो डिग्री के लिए हम क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर देखते हैं।
डिग्री इज द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं, आम अल्फाज में हम उसे पावर कहेंगे। डिग्री इज द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव वन है और उसकी पावर वन है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, वो वन होगी। यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ये है, टू है, इसकी डिग्री कितनी है, वन है। अब यहाँ पे नहीं देखना कि भाई इसकी तो पावर दो है तो क्या यहाँ पे डिग्री दो होगी, नहीं, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये पड़ा है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, इसमें आपने ये करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको जो है ना वो टू से मल्टीप्लाई कर दें, पावर टू से, यहाँ पे थ्री बच जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यानी कि दोनों साइड से अगर हम स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सिंगल है और ये डबल है, ये हाईएस्ट है, इसकी पावर कितनी है, दो है, तो आप इसकी डिग्री टू होगी। यहाँ पे इसकी डिग्री जो है वो वन है, यहाँ पे इसकी डिग्री भी वन है, डेरिवेटिव तो दो है लेकिन पावर वन है। तो ये आपके पास डिग्री एंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी आ गया, होप सो आपको समझ आ गई होगी। चलें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई भी हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सोल्यूशन। Solution of differential equation which contain as many as arbitrary constant as the order of the equation is called general solution। यानी कि कोई आपके पास ऐसा solution आ जाए, फर्ज करें y2 प्लस सी वाई वन प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ये ऐसे ही मैंने ले लिए, c और c1 जो है दो क्या कांस्टेंट है, तो जितना ऑर्डर होगा, ठीक है, जितना क्या होगा ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। अब ऑर्डर आपको पता है कि वो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होंगे उतने ही उस सोल्यूशन के अंदर कांस्टेंट मौजूद होंगे। अगर तो आपके पास जो है वो जो आपके पास इक्वेशन है वो फ़र्ज़ करें उसका ऑर्डर टू है, तो फिर आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सोल्यूशन में टू होंगे। अगर वो उसका ऑर्डर वन है तो आपके पास वो कांस्टेंट भी वन होगा। जिस तरह इसकी सादा सी मिसाल ले लें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो कहते हैं या बस इक्वल टू ज़ीरो ही कहते हैं। अब इसको इंटीग्रेट अगर आप करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, या इज इक्वल टू सी भी लिखते हैं। अब देखें सिंगल डेरिवेटिव था, इसका ऑर्डर कितना था, वो वन था, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया है। तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हों उसे जनरल सोल्यूशन कहते हैं। अब उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लें। वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री वैल्यू। कंडीशंस जो होती हैं उन जब हम इंसर्ट करते हैं तो उससे हमें कांस्टेंट्स की वैल्यू मिलती है। जब आपके पास इन कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाए तो वो जो सोल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। और इस तरह द ग्राफ ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, देखिए उसे पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कहते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कहते हैं। बाज़ औक़ात जो है ना उसे पी डॉट आई लिखा होता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि जिसमें हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू रिप्लेस करके जो सोल्यूशन लिखते हैं, जिसको इंटीग्रल कर्व भी कहा जाता है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशंस का। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर और नॉन लीनियर, इसका भी आपके पास कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लीनियर ओडी जो है एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव को जो है ना वो पावर फर्स्ट होती है, एक पावर होती है, ठीक है, यानी कि उसका ऑर्डर क्या होता है, वो वन होता है। यानी कि इस तरह नहीं आप लिख सकते, ये लीनियर नहीं है, ठीक है, इट शुड बी वन, वाई की पावर वन होनी चाहिए और डेरिवेटिव की पावर भी इस तरह अगर लिखी हुई है तो तब भी वो गलत है, यानी कि बस सिंपली डी वाई बाई डी एक्स लिखा होना चाहिए, ठीक है। और एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, अब ऐसे भी ये नॉन लीनियर बन जाएगी अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये क्या बन जाएगी, नॉन लीनियर, यानी कि इस डेरिवेटिव की और इस y की मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह द कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव में भी कांस्टेंट्स आर फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली, वही बात की है इधर, इस तरह तो लिखा हुआ हमें मंजूर है, ठीक है, कांस्टेंट है ना, इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर इस तरह भी लिखा जा सकता है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये भी लीनियर में आएगा, ये भी लीनियर में आएगा, ये लीनियर में नहीं आएगा, ये भी लीनियर में नहीं आएगा, ठीक है, ये लीनियर में आएगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली बात ऑर्डर वन हो, यानी कि y की पावर भी वन हो और डेरिवेटिव की पावर भी वन हो। अगली बात y उस डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाइड ना हो। अगली बात y के अलावा कुछ भी हो सकता है, ओके। अच्छा, ये सिर्फ y की बात नहीं हुई, कोई ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी y का ना हो, यानी कि साइन y भी गलत है, ठीक है, या e की पावर y वो भी गलत है, यानी कि वो नॉन लीनियर की तरफ चला जाएगा। अब एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर जो है वो लीनियर नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है।
देखें वो चीज़ें पावर 1 होनी चाहिए। ये नहीं है, ये मैंने नहीं कहा यहाँ पे कि आप सेकंड डेरिवेटिव नहीं ले सकते। सेकंड डेरिवेटिव होगा तो वो सेकंड ऑर्डर बन जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके पास पावर इसकी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये ऊपर पावर 2 लिखी हो, या फिर जिस तरह मैंने ऊपर लिखा कि y की पावर 2 लिखी हो, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है, थर्ड ऑर्डर, लीनियर। अगर यहाँ पे 0 होता है इसको होमोजीनियस कहते हैं। क्या है? नॉन होमोजीनियस है। अच्छा, नॉन लीनियर तो बिल्कुल जो लीनियर नहीं होगी वो नॉन लीनियर होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हम आगे चलते जाते हैं, इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस। अब इनिशियल कंडीशन कौन सी होती है और बाउंड्री कंडीशंस कौन सी होती है? अब जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी फंक्शन की वैल्यू सिंगल पॉइंट पे हम जो है उसकी डोमेन में से सिंगल पॉइंट इन द डोमेन, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है वो हम लेते होते हैं और क्या करते हैं, उस पे वैल्यू उसकी फाइंड करते हैं। जबकि बाउंड्री में यूजुअली हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं गिवन। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एन इनिशियल कंडीशन स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ द अननोन फंक्शन एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। ये स्पेसिफाई करती हैं, फाइंड करती हैं कि इसकी अननोन फंक्शन की एक ही पॉइंट पे इन द डोमेन, यूजुअली द इनिशियल पॉइंट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। और ये कंडीशन इस तरह आपने लिखी हुई अक्सर क्वेश्चंस में देखी होगी, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि जब आपके पास x 1 होगा तो y आपके पास 0 होगा। ये होती है हमारे पास इनिशियल कंडीशन। और इस तरह जिसमें इनिशियल कंडीशन दी गई हो तो उनको हम क्वेश्चंस को भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, और यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशन है। यहाँ पे वो कहता है कि x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 होगी। अब इसी को ही आप जो है वो इंटीग्रेट कर लें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे अगर कंडीशंस हम पूरी करते हैं तो y 3 के इक्वल है और x 0 है, c की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब ये जो सोल्यूशन है ये है आपके पास जनरल सोल्यूशन। अब c की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये आपके पास आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन का भी एक किस्म की एग्जांपल मिल गई। उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस जो होती हैं वो स्पेसिफाई करती हैं वैल्यू ऑफ द अननोन फंक्शन एट 2 और मोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। ये 2 पॉइंट्स पे जो है वो वैल्यूज आप फाइंड करते हैं, जिस तरह लिखा हुआ है y ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, y ऑफ b इज इक्वल टू बीटा। तो इनको इन प्रॉब्लम्स जिनके अंदर बाउंड्री कंडीशन जो हैं वो स्पेसिफाइड हों तो उनको हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाई dx इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई सी, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम जो है इसको, अच्छा इसमें मोस्टली जो है ना अगर आप सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो उसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी बन जाएगी। यानी कि उसको आप एक बार इंटीग्रेट करेंगे, फिर दूसरी बार इंटीग्रेट जब करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएंगे। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास अगर ऐसे हो कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टाइप की भी जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर जो है आपके पास पहले एक कंडीशन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, फिर दूसरी कंडीशन लगाएंगे तो दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो 2 कांस्टेंट आएंगे आपके पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सेपरेबल इक्वेशन। तो सेपरेबल इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें हम x और y को सेपरेट कर सकते हैं। ये सेपरेबल क्वेश्चन इक्वेशंस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं लेक्चरर मैथमेटिक्स FPSC में और बाकी टेस्ट के अंदर भी, तो इसकी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई। तो बस करना क्या है, मैंने आपको बताया कि वाई वाले को इकट्ठा कर दें एक साइड पे, एक्स वालों को एक साइड पे इकट्ठा कर दें। अब इनको कर दें क्या, डिफरेंशिएट, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस C1 कह दें, 6c बनेगा तो C1 कह दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको इनिशियल वैल्यू दी हुई है तो आप c की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, कोई इक्वेशन देख के कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो उसका एक ही तरीकाकार है कि उसमें जहाँ पे भी x है उसको रिप्लेस करें tx से, जहाँ पे y है उसको रिप्लेस करें ty से, और फिर देखें कि उनमें कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। अगर उनमें से
जो आप टी आप रिप्लेस कर रहे हैं वो सारा बाहर आ जाए और आपके पास ओरिजिनल फंक्शन बच जाए, तो वो होगी होमोजीनियस इक्वेशन। और उसकी डिग्री क्या होगी, जो टी की पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। अब इसकी मिसाल देखते हैं यहाँ पे, ये भी है और ये भी है। चले पहली मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें एफ ऑफ एक्स वाई जो है आपके पास है ये। अब मैंने क्या कहा, टी एक्स टी वाई, यानी कि एक्स की जगह टी एक्स लिखें और वाई की जगह टी वाई। तो इधर भी वही काम करें, टी एक्स टी वाई, ये बन गया टी स्केयर एक्स वाई, ये बन गया टी एक्स वाई। अब टी की पावर कितनी है, 1 है। अब हमने देखा इसको लिख सकते हैं हम टी वन एफ ऑफ एक्स वाई। फिर से हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है और इसकी डिग्री कितनी है, जो टी की पावर है, ये डिग्री इसकी 1 है, इसकी डिग्री जो है वो 8 है और इसकी डिग्री जो है 0 है। यानी कि अगर बाहर टी ख़त्म हो जाता है, टी अंदर ही ख़त्म हो जाता है। साइन एक्स ओवर वाई के केस में आप देखें कि जब आप टी एक्स ओवर टी वाई लिखेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, फिर से साइन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। अब इसकी डिग्री क्या होगी, ज़ाहिर है टी बाहर मौजूद है लेकिन वहाँ पे उसकी पावर 0 है, तो इसलिए उसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, 0 होगी। अच्छा ओके, ये अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी हो, एम फंक्शन हो एक्स वाई का डी एक्स प्लस एन इंटू एक्स वाई डी वाई, तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। और एम और एन जो है ये क्या होते हैं, होमोजीनियस फंक्शंस होते हैं। चलें, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम्स हैं उसी तरह की होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0, y ऑफ 2 इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आया ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर टी एक्स रिप्लेस करें तो टी स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ से भी टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ से कितना बाहर आएगा, यहाँ पे टी एक्स टी वाई टी स्क्वायर आ जाएगा, कैंसल आउट कर देंगे तो ये आपके पास होमोजीनियस तो है। अब अगर होमोजीनियस इक्वेशंस है ना तो ये सेपरेबल नहीं है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने इसको सेपरेबल बनाना है। क्या करना है, सेपरेबल बनाना है। सेपरेबल बनाने के लिए आपने यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन करनी है जिसे हम कहते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। दोनों तरफ से अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो x का डेरिवेटिव ले लें तो v खाली, फिर x बाहर रख लें और डी वी बाय डी एक्स कर लें, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इस ये जो इक्वेशन है ना, इसमें आपने y की जगह वी एक्स और डी वाई की जगह जो इसकी वैल्यू आई है वो लिखते हैं, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। और आगे मैंने कहा कि जहाँ पे y है वहाँ पे आपने वी एक्स लिखना है, तो एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा। आगे 3 है, y स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy, तो 2x वैसे आ जाएगा, y की जगह vx आ जाएगा। तो अब ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस 3v स्क्वायर, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो 2v बच जाएगा, ये करते हैं कैंसिल। अब आपके पास बन गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3v स्क्वायर ओवर 2v। ये v को जो है दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, माइनस 2v स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 2v, और इधर x डी एक्स खड़ा है। तो फिर अब ये सेपरेबल बन गई, क्या बन गई, ये सेपरेबल बन गई। तो ये बन जाएगा 2v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 ओवर x डी एक्स, ठीक है। अब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो इसको किस में लिख देते हैं, लॉग में। इसकी इंटीग्रेशन भी log ऑफ x, तो फिर c को भी log ऑफ c हम लिख देते हैं, कांस्टेंट कोई भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये बन जाएगा log ऑफ सी एक्स। दोनों तरफ से जब अगर एक्सपोनेंशियल ले लें तो 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। तो इससे ये आपका क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया, ठीक है। अब ई की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो आपकी मर्जी है, वो बन जाएगा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। एक्स स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब, ठीक है। अब जो अगर इनिशियल कंडीशन दी हुई है तो वो वैल्यू पुट करके आप सी की वैल्यू निकालें और इसके अंदर रिप्लेस कर दें, तो ये फाइनली आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया, ये जो है, ठीक है। तो ये तरीका है अगर आपके पास इक्वेशन होमोजीनियस हो और वो सेपरेबल ना हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी बहुत ज़्यादा अहम है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन एग्जैक्ट होती है, किसी इक्वेशन की एग्जैक्टनेस हम कैसे चेक करते हैं
और इससे फर्दर हम देखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो उसको एग्जैक्ट कैसे बनाना है। जैसे हमने देखा एक इक्वेशन सेपरेबल थी, हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद हमने देखा कि एक इक्वेशन सेपरेबल नहीं है, ठीक है, होमोजीनियस है, तो फिर हमने क्या किया कि उसको सेपरेबल बनाया। तो यहाँ पे भी वही सीन है, पहले हम एग्जैक्ट चेक करेंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं होगी तो फिर हम उसको एग्जैक्ट बनाएंगे और उसके बाद का प्रोसीजर आसान है। अब यहाँ पे एक होमोजीनियस इक्वेशन है एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप एग्जैक्ट इक्वेशन कब कहेंगे कि जब आपके पास m का विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव लें और इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, जो आंसर यहाँ पे हो वो आंसर यहाँ पे हो। अगर तो ऐसा हो जाता है तो फिर आपके पास ये होगी आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर नहीं होता है ऐसा तो फिर ये एग्जैक्ट नहीं होगी, ठीक है। ये पहले को आपने m ले लेना है, या सिंपली अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं तो जो dx के साथ पोर्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, और जो dy के साथ पोर्शन है इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है। फिर इक्वल अगर आ जाते हैं तो एग्जैक्ट है, अगर नहीं आते तो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन लिखी गई है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ये हमारे पास m है और ये हमारे पास n है। m का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव के आप माहिर होंगे, तो ये बन जाएगा 2x। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4y है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर क्या क्या आ जाएगा 2x। ये यहाँ से आपने देखा दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। फिर अब इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे, यानी कि इससे फंक्शन आपने कैसे फाइंड करना। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेट करना है m को विद रिस्पेक्ट टू x। फाई एक्स का नाम दिया, इसको बाज बुक्स वाले एफ ऑफ एक्स वाई भी लिख देते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो m को विद रिस्पेक्ट टू x आपने इंटीग्रेट करना है, ये m है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेट किया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब जो आपके पास आया है ना उसको फिर से आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि हमारे पास आंसर आया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x प्लस जी ऑफ वाई। ये जी ऑफ वाई जो है ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे इसको फिर से आपने डिफरेंशिएट किस से करना है, अगर आपने x से इंटीग्रेट किया है ना तो y से डिफरेंशिएट करेंगे, ये याद रखिएगा। तो y से करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जी प्राइम ऑफ वाई, ठीक है। अब पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y जो है ये इक्वल होता है किसके, n के। ये किसके इक्वल होता है, n के। तो इन दोनों को हम कर देंगे कंपेयर, कैंसल। तो यहाँ से जी प्राइम ऑफ वाई जो है वो आपके पास आ जाएगा 4y, ठीक है। अब ये जी प्राइम ऑफ वाई इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है ना। जी प्राइम ऑफ वाई का मतलब ये डेरिवेटिव है, जिसको जब इंटीग्रेट करेंगे आप तो ये क्या बन जाएगा, 4y का डेरिवेटिव 4y स्क्वायर ओवर 2y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इसकी जी ऑफ वाई की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे भाई, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जब आप जी, यानी कि वो हमने इंटीग्रेशन फाइंड की, अपना कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके पुट कर, ये ओरिजिनल फंक्शन है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है वो अगर एग्जैक्ट ना हो तो हम उसको किसी न किसी नंबर से, किसी न किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं और वो बन जाती है एग्जैक्ट। उस वेरिएबल को हम नाम देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक है। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो फिर हम उसको एक फंक्शन जो u ऑफ एक्स वाई, यानी कि x की शक्ल में भी हो सकता है, y की शक्ल में, या मिक्सचर भी हो सकता है, तो उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, वो इक्वेशन बन जाती है एग्जैक्ट। उस जो फंक्शन है उसको हम नाम देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब कुछ रूल्स हैं और हर रूल से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल भी दी हुई है, होप सो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब पहला रूल ये है कि ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो आप क्या करें, एम वाई माइनस एन एक्स लें और उसे डिवाइड करें एन से। अब इस एम वाई का मतलब है आप इसका एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें, फिर एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें, इनको करें आपस में माइनस। अच्छा, जो बाद में माइनस के बाद में आएगा ना वही से आपने डिवाइड करना है, यानी कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो फिर ये m डिवाइड होगा और ये इधर q ऑफ y के इक्वल होगा, यहाँ पे ये p ऑफ x के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दोनों केसेस आपने करके देखने हैं आपको क्या सूट करता है, वो हम एग्जांपल्स में जाके देखते हैं। ये देखें m y इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव है, तो इस तरह माइनस करने हैं। अब एक एग्जांपल आ गई हमारे पास
ये एक इक्वेशन है। जाहिर है ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं तो ये 4y आता है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं ये 2y आता है, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये एग्जैक्ट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, क्या बना था 4y, फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये बना है 2y। अब मैंने कहा कि फिर आपने ये वाले डिवाइड करना है, जो बाद में जिसका डेरिवेटिव लिया ना उसी को ही आपने डिवाइड करना है। अब ऊपर बच गया 2y, नीचे 2xy, तो आंसर क्या आ गया 1/x। ये भी मैंने आपको बताया कि इसका आंसर p ऑफ x में ही आएगा, ठीक है ना, x वेरिएबल में ही आंसर आएगा 1/x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है, जब ये चीज़ आपके पास आ जाए तो e की पावर आपने इस तरह लेनी है, ये ठीक है, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आया है तो ये बन जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ x, तो e से log कैंसिल, आंसर क्या आ गया x आ गया। अब ये जो x है ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, आप क्या करें इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो चीज़ बन गई है ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। ये क्या है, एग्जैक्ट इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो पीछे वाली एग्जैक्ट इक्वेशन वाला इसके ऊपर आप रूल्स अप्लाई करें और इसका जो है आप फाइनल सोल्यूशन फाइंड कर लें। अब इस तरह रूल नंबर 2 है जो मैं पहले आपको बताया हूँ कि nx माइनस एम वाई करें, उस तरह अगर आंसर नहीं आ रहा, यानी कि अगर आपने ऐसा किया ठीक है और आंसर जो है वो सिर्फ x का फंक्शन नहीं आया, ठीक है, उसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हो गए, तो फिर क्या होगा, फिर आप ये वाला काम करें, थोड़ा सा उल्ट चलें, nx माइनस एम वाई, अब इसको डिवाइड भी m पे करेंगे और इसको आना चाहिए y का फंक्शन ज़रूर आना चाहिए। अगर तो ये जो भी y का आ जाता है तो आप एक्सपोनेंशियल लेके उसकी ऊपर लेके जाके y dy करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास रूल 3 है, अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होमोजीनियस हो, पहली बात, दूसरी एक्स एम प्लस वाई एन नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरे फंक्शन को आपने x से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे फंक्शन को आपने y से मल्टीप्लाई किया, इनको कर दिया ऐड, तो इनका जवाब जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाए, तो फिर 1/1 जो भी आंसर आया है वो 1 करके इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। फिर हमारा काम वही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद रूल 4 है कि अगर ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है, इस फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन आ जाए, ठीक है, y f ऑफ एक्स डी वाई प्लस एक्स जी ऑफ एक्स डी वाई, और आपके पास एक्स एम माइनस वाई एन ये भी नॉन ज़ीरो हो, ये क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, तो 1/x एम माइनस वाई एन ये भी क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब ये इस फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें आप देखें कि इनका आप जो है क्या करना है, हमने एक्स एम माइनस वाई एन करना है, तो एक्स एम माइनस वाई एन अगर आप करते हैं तो इसको करते कराते इसका आंसर ये आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास फिर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये होगा, आप कांस्टेंट को इग्नोर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, कांस्टेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि डेरिवेटिव में कांस्टेंट मैटर नहीं करता। तो 1/x क्यूब वाई क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी और आप जो है उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, ये फॉर्म आपने याद रख लेनी है, ठीक है, ये बड़ा पूछता है, इस फॉर्म को आपने याद रखना। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन जो ऊपर दी हुई थी उसको सॉल्व करने का तरीका है, तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, एग्जैक्ट भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने के पास जो भी चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो उसको आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और फिर वहाँ से ये जो y का कोफिशेंट होगा ये आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है, आप जो भी वैल्यू आ जाए उसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, अच्छा इससे आगे जो है आपने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को याद रखना है, ठीक है, कि ये वाली फॉर्म में अगर हो तो इक्वेशन बर्नौली है, अगर इसके साथ ये हो तो ये आपके पास रिकट इक्वेशन है, ठीक है, ये हो तो ये क्लैरियट इक्वेशन है, तो ये आपको इक्वेशंस की पहचान होनी चाहिए। अब अगर आपको लीनियर इक्वेशन याद है तो लीनियर में यहाँ पे ये सारी यहाँ से यहाँ तक तो लीनियर थी, अब अगर क्यू एक्स के साथ वाई रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई हो जाए तो ये बन जाती है बर्नौली इक्वेशन, ऐसे आप इसको याद रखें, ठीक है, ये क्या बन जाती है, बर्नौली इक्वेशन। और अगर इसे लीनियर बनाना हो, ठीक है, तो आपने
v इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 1 माइनस n जो है ना वो लिखना है। वो कहता है कि ये लीनियर वैसे कब बनेगी, जब आप n को 0 रखते हैं तो y रेज टू पावर 0 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये लीनियर बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये बर्नौली इक्वेशन की है और इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज क्या होती हैं? ये असल में एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री असल में किसे कहते हैं? पाथ ऑफ द फंक्शन, या फिर इसको मैं मोर प्रिसाइजली लिखूं, पाथ ट्रेस्ड बाय अ फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्योंकि एक फंक्शन जो है वो जितने पाथ बनाता है उसको जो है हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्रीज कहते हैं। अब ये कोई फैमिली ऑफ द कर्व्स है एफ ऑफ एक्स वाई सी, जाहिर सी बात है सी आपके पास एक पैरामीटर है, सी की वैल्यू चेंज करते जाएं और आपके पास एक नई लाइन आती जाएगी। C1 रखेंगे एक लाइन आएगी, C2 रखेंगे उसका ग्राफ और चेंज हो जाएगा, 3 रखेंगे, तो इसलिए यहाँ से आपके पास फैमिली ऑफ कर्व्स बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्ट्रीज ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन हमें पता है, लेकिन सी स्क्वायर रैंडम है, तो सी आप चेंज करते जाएं, इसका रेडियस चेंज होता जाएगा, तो आपके पास हर बार एक नया सर्कल आता जाएगा। अब अगर इसको फाइंड करना हो तो आपने क्या करना होता है? इसका सिंपल है कि सबसे पहले आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। जो भी आपको इक्वेशन दी जाए आपने क्या करना है? उसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। जब ये फाइंड हो जाए तो आपने इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है वो क्या होती है कि इसका साइन भी चेंज करना है और इसका रेसिप्रोकल भी लेना है। ये देखें, ठीक है। अब जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो ये सेपरेबल इक्वेशन आपके पास बन जाएगी और आप इसे सेपरेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसमें? कि अगर आपने देखे, पहले थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये हैं हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, उसमें वैल्यू एक्स वाई जी में होती है, इसमें वैल्यू आर थीटा फाई में होती है। ठीक है, तो यहाँ से आर थीटा की फॉर्म में भी काम सारा वही करने वाला है जो उधर करना है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखें आप, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, इसका सबसे पहले आप जो है वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव फाइंड कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया? डी थीटा ओवर डी आर, ये किसके इक्वल आ गया? -1 ओवर a साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है a की वैल्यू भी बेशक पुट कर दें। ठीक है, a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी? r ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वो r ओवर 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। अब ये आप बन गई, जब आप इसकी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे किसकी? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज की, तो फिर आपने इसको क्या करना है? इसको रेसिप्रोकल भी लेना है और साइन भी चेंज करना। तो ये अब आगे इसको सेपरेबल बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक और एग्जाम्पल भी है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है क्लेरेट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू, बाज़ औक़ात ये dy बाई डी एक्स की फॉर्म में होगी लिखी हुई, या फिर इस तरह p की फॉर्म में भी लिखी होती है। ठीक है, तो आप इसको याद रख लें, ये बेहतर है। y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। ठीक है, और p को आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स है। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। तो ये कौन सी है? क्लेरॉट इक्वेशन है। और इसी तरह आपके पास जो रिक्काटी इक्वेशन है, तो इसकी तो बहुत ज़्यादा अच्छी पहचान है कि इसमें हमेशा r लिखा होता है, इसमें r ऑफ x लिखा होता है, तो इसको पहचान करना बहुत आसान है। यानी कि इन इक्वेशंस की आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये एक फॉर्म दी गई है, इस फॉर्म में जो इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अच्छा, ओके, अब चूंकि हम आगे आ गए हैं तो मेरे ख्याल में इसका हम एक और लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। वैसे क्या करना चाहिए? आज ही पढ़ा दूँ आगे या कल के लिए इसको बचा लें?